हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। ज्योग्राफी भूगोल में हम लोग बात करें वायु राशियाँ की या एयर मासेस। वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा के में समरूप हो, वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियाँ सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाताग्र या फ्रॉन्ट्स। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र चार प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। पहला, शीत वाताग्र। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु की राशियों को ऊपर धकेलती हैं, इसे संपर्क क्षेत्र में को शीत वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र। यदि वायु राशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इसे संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। अचर वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है। अधिविष्ट वाताग्र। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। नोट: वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। वे चक्रवाती वायु प्रणालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं से अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वृत्तार्ध के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वृत्तार्ध अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वृत्तार्ध के दक्षिण में उष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रभावित होती है। जब वृत्तार्ध के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो उष्ण वायु उत्तर की दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवृत्तीय परिसंचरण करती है। इस चक्रवृत्तीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। उष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग के स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासीय मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यह उष्ण वायु ऊपर बैठ उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान हैं जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिशील होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। पहला, बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियलिस बल का होना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी आप्रषण।
चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संग्रहण प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्थिर मेघों से प्राप्त होती है, जो इस तूफानों में के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। ये चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। नोट: वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहला, इसमें स्पष्ट वतार प्रणालियाँ होती हैं, इसमें वतार प्रणालियाँ नहीं होती हैं। इसकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है। इसकी उत्पत्ति केवल समुद्रों में ही होती है और स्थलीय भागों में पहुँचने पर नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कम होता है। चौथा, यह पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है और यह पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है और यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला, निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर की व्यक्त किया जाता है। दूसरा है, ये पहला हो गया आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसमें वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा का निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता की जब बात करते हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार की विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई से नापा जाता है या मापा जाता है। थर्ड है सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। सापेक्ष आर्द्रता इक्वल टू किसी ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा अपॉन उसी ताप पर उसी वायु की जल वाष्प शोषण करने की क्षमता इंटू 100। सापेक्ष आर्द्रता जल वाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है और 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। संघनन या कंडेंसेशन। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, तापमान में कमी पर तथा दूसरा, वायु के सापेक्ष आर्द्रता पर। ओसांक या ड्यू पॉइंट। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था में से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे ओसांक या ड्यू पॉइंट कहते हैं। ड्यू पॉइंट या ओसांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और इसके सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमकांक 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार या फॉरेस्ट। जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा या फोग। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। धुंध या मिस्ट। हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल या क्लाउड्स। बादल मुख्यतः हवा का रुद्धोष्म या एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडा होने पर उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, पक्षाभ बादल। इसका निर्माण
8,000 से 12,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। कपासी बादल या रुई के समान दिखते हैं, प्रायः 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। कपासी बादल की बात करें, ये रुई के समान दिखते हैं और ये प्रायः 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं और ये शीर्ष गुम्बद दुनुमा होते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। थर्ड है आपका स्त्री बादल। ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं या 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सततता वर्षण या गुण होते हैं। ये बादल समानता तो ऊष्मा के हार्श या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। चौथा है वर्षा बादल। वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं या मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल कितनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये 4 मूल रूप से के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों को बादल का निर्माण करते हैं। पहला, ऊंचे बादल। पक्षाप स्त्री, पक्षाप कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल स्त्री मध्य तथा कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्त्री कपासी, स्त्री वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल। नोट: नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। वर्षा रेनफॉल: जब जल वाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की गतिविधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शन रेनफॉल: जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प को संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिसे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतकृत वर्षा या ऑर्गेनोफिक रेनफॉल: जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। तीसरा, चक्रवाती वर्षा या साइक्लोन या फ्रंटल रेनफॉल। चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती अथवा वतारगी वर्षा कहते हैं। नोट: वर्षण: जल वाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में ही हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतलों के रूप में होता है जिसे हिमताप कहते हैं। नमी पृष्ठकोणीय द्रवों के रूप में नियुक्त होता है। वर्षा एवं हिमपात के अतिरिक्त वर्षण एक दूसरे के प्रकार के संयुक्त वृष्टि तथा कर्कपात हैं। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। यह वर्षा की जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप में से भारी बरसात। चक्रवात या प्रति चक्रवात या साइक्लोन या एंटी साइक्लोन। चक्रवात, प्रति चक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होती है। चक्रवात केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से
भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। निम्न दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिक्षेपण कहलाता है। प्रायः निम्न दाब वायु क्षेत्रों को वायु अभिसारित होगी और ऊपरी उठेगी। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयां के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई क्लॉकवाइज में होती है। टॉर्नेडो, हैरिकेन व टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। प्रति चक्रवात: जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है, यानी उच्च वायुदाबीय क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रति चक्रवात वाली परिक्षेपण कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसारित होगी। इसमें वताल या फ्रॉन्ट्स का अभाव होता है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल या क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है। नोट: चक्रवात में हवा का केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों के दिशा का प्रारूप: दाब पद्धति, केंद्र में दाब की दिशा। चक्रवात निम्न, प्रति चक्रवात उच्च। उत्तरी गोलार्ध पवन की दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चक्रवात, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत प्रति चक्रवात में। तंडित झंझा या टोरंडो यह भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। यह अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होते हैं। तंडित झंझा उष्ण आर्द्र इन दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तंडित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षीय मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब वह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहां तापमान शून्य से कम रहता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तंडित झंझा धूल भरी आंधियाँ लाते हैं। तंडित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रभाव है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। भयानक तंडित झंझा से कभी कभी वायु आक्रमण रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इसे परिघटना को टोरंडो कहते हैं। टोरंडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो का जल स्तंभ या वाटर स्पोर्ट्स कहते हैं। यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होते हैं। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नोट: ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टोरंडो कहा जाता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिम द्वीप के समूह में चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।